जय हिंद दोस्तों, ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की 7th क्लास है। तो देखिए, इसके पहले वाली क्लास में हम बॉर्डर इश्यूज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भारत और पाकिस्तान का और भारत और चाइना ये दोनों को कंप्लीट डिटेल पढ़ा था। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा नया बॉर्डर इशू, जो कि आपका भारत और नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौती और प्रबंधन। सुरक्षा चुनौती मैंने बताया था कि किस किस चीज के साथ विवाद है या बॉर्डर सीमा में कौन कौन सी चुनौती, और प्रबंधन मतलब बताया था उसको दूर करने की स्टेप्स। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक के तहत इसको पढ़ेंगे। तो पहला तो आकार और प्रकृति जान लेंगे। फिर उसके बाद देख लेंगे कि सुरक्षा चुनौतियां सीमावर्ती क्षेत्र में कौन कौन सी है। उसके बाद है सीमा सुरक्षा के लिए हमने क्या क्या प्रबंधन किया, और ये अलग से ही, हालांकि ये चुनौती को ही पाठ है, लिपु लेख और काला पानी विवाद, जो कि आपके करंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आकार और प्रकृति की बात करें तो देखिए, आपको मालूम है कि लगभग 1751 किलोमीटर की जो बॉर्डर लाइन है वो आपकी भारत और नेपाल के बीच में है। और मैंने बताया था कि छिद्रिल सीमा का मतलब है कि आसानी से, जैसे ये हो गया आपका मैं बता दूं, ये जैसे ये मान लीजिए कि आपका ये नेपाल हो गया। ठीक है, तो आप अगर नेपाल की ज्योग्राफी देखें तो आपको इधर इधर समझो कि जो लगभग नॉर्थ वाला पार्ट है, ये नॉर्थ वाला पार्ट ये पूरा हिमालय वाला एरिया है। ठीक है, मतलब यह पहाड़ है। उसके बाद जो इसका मध्य वाला पार्ट है ये लगभग आपको पठार टाइप में दिखेगा। ठीक है, और ये जो इसका साउथ वाला पार्ट है ये लगभग आपको मैदानी एरिया जैसे दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे आती है, यहाँ पे काली या शारदा नदी आती है, जो कि इनके बीच के बॉर्डर का काम करती है, और इधर आपको तीस्ता नदी का कुछ पार्ट दिखाई देगा। ओके, तो ये था आपका लगभग नॉर्थ। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये देखिए जैसे अगर आप इसको बात करेंगे तो लगभग ये यहाँ तक आपका यूपी लगता है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से आपका बिहार लग जाता है। तो ये यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो दूरी है, बॉर्डर लेंथ है, वो लगभग आपका 1751 किलोमीटर। और ये क्या है ना, ये बॉर्डर लगभग पूरा खुला हुआ है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ जो साउथ में ना, यहाँ पे एक मधेसी कम्युनिटी रहती है, मधेसी कम्युनिटी। और मधेसी कम्युनिटी का जो पूरा रहन सहन संस्कृति है वो पूरा इंडियन है। तो वो नेपाली सिटीजन बट पूरा इंडियन है, रोटी बेटी का इनका संबंध है। तो यहाँ का लगभग पूरा बॉर्डर खुला हुआ है, और इनका जो झुकाव है वो इंडियन की तरफ ज्यादा रहता है। ठीक है ना, हालांकि मैं मधेसी विवाद भी है, मधेसी आंदोलन हुए थे, उसको भी मैं अभी आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। तो इसकी जो सीमा है ये आसानी से पार की जा सकती है, इसीलिए हम लोग इसको छिद्र सीमा कहते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं ये आकार प्रकृति। अब थोड़ा सा मैं आपको मधेसी आंदोलन, थोड़ा मधेसी से पहले मैं आपको सुरक्षा चुनौती सीमावर्ती क्षेत्रों में बता दूं। ठीक है, आकार और प्रकृति हम जान ली। अब देखिए सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन कौन से सुरक्षा चुनौती है नेपाल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले है सुक्ता विवाद और काला पानी विवाद, जिसको हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद है तस्करी की समस्या। तो तस्करी को लेकर के आपको मालूम, हथियार हो गया, द्रव्य जो नोट हो गए, मतलब पैसे, नकली नोट हो गए। उसके बाद कुछ जैसे हीरे की जो द्रव्य कीमती धातु होते हैं उनका, और खास अधिकतर ना लड़कियों की यहाँ पे ज्यादा तस्करी, स्मगलिंग होती है। ठीक है ना, तो ये आपका तस्करी, इसको क्या डिटेल करनी है तो आपको समझ आया। फिर आतंकवादियों की घुसपैठ की समस्या। अब देखिए, वैसे नेपाल वैसे डायरेक्ट रूप से कोई आतंकवाद नहीं फैलाता। ठीक है ना, मतलब नेपाल की सरकार का ऐसे कोई भारत के खिलाफ आतंकवाद नहीं है, लेकिन लेकिन ये आतंकवादियों को पनाह जरूर देता है। जैसे पाकिस्तान है, ये आपको मालूम है कि नेपाल का थोड़ा ज्यादा झुकाव होता है चाइना की तरफ। ठीक है, और चाइना आपको मालूम है दोस्त है पाकिस्तान के, तो ये ना अपने ऐसे ऐसे पनाह नहीं देता, मतलब कि कोई ऐसा यहाँ गढ़ नहीं है आतंकवाद का। लेकिन इस ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो आतंकवादी है या चाइना के जो भी घुसपैठिए हैं, ये नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री कर लेते हैं। तो एक तरह से ये आतंकवाद की घुसपैठ के लेकर के समस्या बनी हुई है। ठीक, उसके बाद है भारत और नेपाल मधेसी विवाद, ये में हम आपको डिटेल में बताएंगे। उसके बाद है नेपाल में चीन की बढ़ती उपस्थिति। तो ये नेपाल में चीन की उपस्थिति बढ़ने का कारण है, आपको मालूम है कि एक तो ये BRI का पार्टनर भी है। दूसरा बात है कि चाइना के साथ इसका बॉर्डर लगता है, तो चाइना ने इसमें खूब इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो कुल मिलाकर के ये पैसे के चक्कर में इनका थोड़ा सा नजदीकियां जाता है। और अगर कार्य करें तो देखिए, ल्हासा आपको मालूम तिब्बत में है, तो ल्हासा काठमांडू रेल, इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि नजदीकी उपस्थिति कैसे है। तो ल्हासा काठमांडू रेल सड़क मार्ग का निर्माण किया, ये लगभग 540 किलोमीटर है। दूसरा 2016 में ल्हासा काठमांडू और वीरगंज आपको मैं बताया था बिहार की जस्ट, बिहार के यहाँ पे वीरगंज पड़ता है, तो ये यहाँ पे है
आया है नेपाल के बॉर्डर पे ही, लेकिन बिहार के जस्ट पार्ट है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अगर 2017 में नेपाल को बीआरआई का पार्ट बना लिया गया। फिर 2018 में नेपाल प्रधानमंत्री चीन की यात्रा में गए। चीन ने नेपाल को रेल नेटवर्क समझौता किया। ओके। उसके बाद 2019 में शी जिनपिंग नेपाल की यात्रा गए और वहाँ उन्होंने ट्रांस हिमालय रेलवे लाइन बिछाई। ट्रांस हिमालय मतलब होता है कि ये यहाँ से लेकर के ये पूरी हिमालय को पार करके ये ट्रांस हिमालय उस पार से इस पार तक की पूर्वी रेलवे लाइन बिछाने की योजना बनाई। उसके बाद 2019 में काठमांडू और बीजिंग में उड़ान सेवा फ्लाइट व्यवस्था शुरू हुई। हालांकि ये इतना ऊंचा स्थल है नेपाल का, काफ़ी ऊंचाई में है और ऊपर से हिमालय है ना, तो यहाँ पे एयर फ्लाइट सुविधा देना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत हाई पे उड़ाना पड़ता है फ्लाइटें, और ज़्यादा ठंड होने के कारण थोड़ा जो मतलब कि वायु आवागमन है वो टफ रहता है। फिर भी ये सेवा दी जाए। फिर 2019 में चीन द्वारा भारत नेपाल चीन सीमा पर सैन्य बल का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे आपको मैं दो, तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा मधेसी विवाद 2015 का ये मैं बता दूं, और फिर ये हम लोग काला पानी का इसको डिटेल पढ़ेंगे। हालांकि इसमें आपका कुछ ज़्यादा वो है नहीं इसमें। देखिए तो मधेसी आंदोलन या मधेसी, तो देखिए पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, मधेसी कम्युनिटी है, कहाँ रहती है, ये नेपाल के दक्षिण सीमा भारत से लगे बॉर्डर के पास रहती है। तो देखिए ये क्या है, विभिन्न राजनीतिक दल द्वारा शुरू किए गए एक राजनीतिक आंदोलन था, विशेष रूप से मधेश में स्थित नेपाल की मधेसी थारू मुस्लिम और जनजाति समूह के समान अधिकार सम्मान और पहचान दिलाने के लिए। एक्चुअली क्या है कि बाकी जो आपका मतलब उत्तर नेपाल और मध्य नेपाल के जो लोग हैं वो थोड़ा सा कम्युनिज्म विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा से मेल खाते हैं, और वो उनका इस विचारधारा के कारण चीन की ओर ज्यादा झुकाव होता। और ये मधेसी है, ये पूरी तरह एक तरह से इंडिया कल्चर फॉलो करने वाले हैं। तो मधेसी लोगों को इनके संविधान में बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता। इनको मतलब कि जनप्रतिनिधि जो बनाने हैं उनमें इनको मतलब कि एक तरह से इनके अधिकारों का उल्लंघन होने के कारण, हनन होने के कारण ये मधेसी आंदोलन कई बार चलाए गए हैं। उसके अलावा ये क्या लगभग एक दशक में नेपाल में 3 मधेसी आंदोलन देखे। कि पहला मधेसी आंदोलन 2007 में चलाया गया। ठीक है। मधेसी क्या है, सीधे मधेसी क्या है, एक मधेसी एक कम्युनिटी है नेपाल में रहने वाली, जो कि दक्षिणी नेपाल में रहती है, और इसका जो कल्चर है ये पूरी तरह इंडियन है। नेपाली सरकार, नेपाली संविधान में इनको बराबर अधिकार न मिलने के कारण ये समय समय पर अपने अधिकारों के लिए मांग करते हैं, वही आंदोलन करते हैं। ठीक है। फिर मधेश आंदोलन 2008 में चला गया। उसके बाद तीसरा जो मधेश आंदोलन था ये 2015 में चलाया गया। तो ये आपका मधेश है, बाकी आप इतना ही आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर प्रबंधन की बात करें, मतलब कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं, तो देखिए पहला तो स्टेप है एसएसबी की तैनाती। आपको मालूम है नेपाल और भूटान के साथ एसएसबी आपकी तैनात। उसके बाद है 540 चौकियों का निर्माण भी किया गया। उसके बाद है बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से सीमा विवाद है जैसे काला पानी, लिम्पिया, धुरिया, इनका विवाद है, तो ये बातचीत करके निकालेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया लिपू लेक काला पानी का जो विवाद है, ये थोड़ा सा आपको डिटेल, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है तो आपसे पूछ सकता है। तो काला पानी देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि 2016 में सिगोली की संधि हुई थी, जो कि अंग्रेजों और जो नेपाल के समय के राजा थे, क्योंकि रासाही जलती थी नेपाल में, तो उनके बीच में संधि हुई थी, जिसमें काली नदी को सीमा मान लिया गया था कि भारत और नेपाल के बीच की सीमा हो जाएगी। तो जैसे देखिए ये है आपकी काली या शारदा नदी, ये आपकी चलती, ठीक है ना। तो ये आपकी काली नदी को, ये इधर ये पूरा नेपाल हो गया इधर वाला, और यहाँ पे आपका हो जाता है उत्तराखंड। तो इन दोनों के बीच की जो सीमा हो जाती है ये काली नदी को मान ली जाती है। उस सिगोली की संधि, याद रखिए सिगोली की संधि 1916 आजादी के पहले की। फिर 2019 में इंडिया द्वारा जब 370 हटाया गया, तब एक मैप जारी किया गया। उसी के जब इंडिया ने 370 हटाया और एक मैप जारी किया, जिसमें उसने काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरिया वाले इलाके को भारत में बताया, और उसी के जस्ट एक डेढ़ हफ्ते बाद नेपाल ने भी अपना एक मैप जारी किया, जिसमें इसने काला पानी, लिम्पिया धुरिया, लिपू लेक वाले इलाके को अपने तरफ बताया। तब से विवाद उठ गया। हालांकि इस विवाद का कोई ऐतिहासिक कारण नहीं रहा है इतिहास में, ये तो अभी अभी 2019 से विवाद हो रहा है। हालांकि इसमें रिएक्शन में मोदी जी ने ये तक बोला था कि अगर ये विवाद है तो यह इतिहास में क्यों नहीं है, पहले से क्यों नहीं चला, अचानक ऐसे विवाद आ गया। तो ये हम अभी इसको और डिटेल देखते हैं। ठीक है। तो ये आपका काला पानी है, यहाँ पे लिपू लेक है, लिम्पिया धुरिया है। तो ये क्या नदी है, अपना काली नदी जब कोर्स बदल लेती है तो ये आपको विवाद वाला दिखना पड़ता है। तो देखिए ये और डिटेल देखिए, ये काला पानी है तो यहाँ पे है, और ये है लिपू लेक, और यहाँ पे लिम्पिया धुरिया। तो क्या होता है कि जब काली नदी ऐसे आती है तो ये ऐसे आके ऐसे मुड़ जाती है तो ठीक है चल जाता है, लेकिन जब कोर्स बदल लेती है तो ये ऐसे आ जाती है। तो ये इस नदी के कोर्स बदलने के कारण ये थोड़ा सा विवाद बना हुआ है।
उसके बाद अगर हम इसके डिटेल की बात करें लिपुलेख काला पानी का महत्व क्या है, तो देखिए सबसे पहले मानसरोवर यात्रा के लिए, क्योंकि आपको मालूम है मानसरोवर के लिए इसी रास्ते से जाया जाता है, तो ये दर्रे भी है यहाँ पे, तो ये एक मानसरोवर यात्रा के लिए इंपॉर्टेंट। फिर है भारत चीन सीमा सुरक्षा और युद्ध काल की स्थिति में भारतीय सेना को सशक्तिकरण के संदर्भ में, कि जब भारत चीन युद्ध होता है तो ये ट्राई जंक्शन आपको देखिए ये एक ट्राई जंक्शन हो जाता है आपका, यहाँ पे ये वाला मान लीजिए लिपुलेख है, तो यहाँ नेपाल भी है, ये भारत हो गया और ये चाइना हो गया, तो ये एक ट्राई जंक्शन हो जाता है। ट्राई जंक्शन में स्थिति अपनी मजबूत करनी पड़ती है। उसके बाद है आपका भारत चीन व्यापार के संदर्भ में, यहाँ पे दर्रे हैं कई सारे हैं, सिपकिला है, कई सारे दर्रे हैं, तो ये नीति दर्रा है, माना दर्रा है, तो ये दर्रों के कारण व्यापार सुगम बनाने के लिए ये इसका काला पानी और लिपुलेख का महत्व है। उसके बाद विशेष परिस्थिति में भारत और नेपाल के संबंध को, क्योंकि अगर विवाद बना रहेगा तो आपके संबंध कभी प्रगाढ़ नहीं हो सकते, इसलिए विवाद को सुलझाकर ही फिर मैत्री संबंध स्थापित होती है। तो ये था आपका लिपुलेख और काला पानी का विवाद। आपके एग्जाम में सिर्फ इतना पूछेगा, लिपुलेख और काला पानी का विवाद दो देशों के बीच में, आपको बता दें भारत और नेपाल के बीच में, बस। तो इतना ही है आपका भारत और नेपाल के साथ। अब चलिए थोड़ा सा भारत और भूटान के साथ वाली स्थिति देख लेते हैं। तो देखिए भारत और भूटान की सीमा सुरक्षा और चुनौती, देखिए ऐसा भारत और भूटान के साथ ऐसा कोई ज्यादा बड़ा विवाद नहीं, क्योंकि भारत और भूटान के बीच साथ पहले ही 2007 में एक मैत्री समझौता हो गया, ठीक है। उसके बाद भूटान का जो आपका झुकाव है वो इंडिया तरफ रहता है, क्योंकि ये यहाँ पे आपकी पहले राजशाही थी, उसके बाद डेमोक्रेसी स्थापित हुई, और इसका जो मतलब आपको जो इसका नॉर्थ वाला एरिया ये बहुत ज़्यादा मतलब कि हिमालय से घिरा हुआ है, तो उधर ज़्यादा कनेक्टिविटी है भी नहीं पाती, तो इसके जितने भी बड़े शहर है ये सब साउथ भूटान में ही बसे हुए हैं, जिसके कारण इसका भारत के लैंडलॉक भी है, और ये भारत के साथ आपका ज़्यादा झुकाव है, तो भारत के साथ ही ज़्यादातर कॉपरेशन इसका रहता है भूटान का। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसकी सुरक्षा चुनौती क्या है। तो देखिए अब उग्रवादियों के लिए भूटान की सीमा में अवैध पनाह की सुविधा, तो अब देखिए क्या है ना कि जब किसी देश की सरकार कमजोर होती है, जैसे नेपाल की सरकार कमजोर है, इनका जो रक्षा तंत्र है ये कमजोर है, भूटान के साथ भी यही है, तो अपने से वो सरकार ना चाहते हुए, वहाँ की जो सैन्य बल है और पुलिस बल है वो ना चाहते हुए भी वहाँ उग्रवादियों के लिए एक वो गढ़ बन ही जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो मतलब कि स्लीपर सेल टाइप के होते हैं, और मतलब कि अंडर कवर काम करते हैं, तो अगर आपके यहाँ का रक्षा तंत्र मजबूत नहीं है तो ये एक तरह से उग्रवादियों के लिए अवैध पनाह की एक जगह हो जाती है। उसके बाद है डोकलाम विवाद। ये डोकलाम विवाद भूटान और भारत और चाइना के ट्राई जंक्शन है, इसको मैं आपको डिटेल बताऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद है भूटान में चीन द्वारा अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराने का प्रयास। हाँ ये बात है कि अभी हालांकि देखिए पहले क्या हुआ था कि पहले एक परंपरा रही है भूटान और भारत के साथ कि भारत में जब भी चुनाव के बाद कोई पहला प्रधानमंत्री बनता, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनता है भारत में भी और भूटान में, तो वो पहली विदेश यात्रा अगर करता है तो वो भूटान मतलब भारत में बनेगा तो भूटान की विदेश यात्रा पहली करेगा, और अगर भूटान का बनता है तो उसकी पहली विदेश यात्रा भारत रहती है। ये परंपरा रूप से स्थापित है, लेकिन पिछली बार भूटान ने ये परंपरा को तोड़ दिया, और जैसे ही भूटान के नए प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा चाइना की थी, और फिर जब दोबारा मोदी जी आए तो उन्होंने फिर अपनी फिर विदेश यात्रा में प्राथमिकता भूटान को नहीं दी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इससे ये समझ में आता है कि भूटान भी अब थोड़ा चाइना की ओर से चाइना की ओर मतलब कि झुक रहा है, तो अपने यहाँ अपने देश में चाइना को उपस्थिति दर्ज करा रहा है। अब अगर इसके प्रबंधन की बात करें क्या क्या, तो आपको मालूम है एसएसबी की तैनाती है ही, चौकियों का निर्माण कराया है, हालांकि 2007 में हमने मैत्री समझौता किया हुआ है, ठीक। चलिए अब हाँ डोकलाम विवाद जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो डोकलाम विवाद के बारे में 2017 में ये डोकलाम विवाद हुआ था, तो देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे है। तो देख लें डोकलाम ये इलाका है, एक्चुअली क्या था कि ये आपको मालूम है सिक्किम में ये भारत का एरिया है और ये भूटान का एरिया, और यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ तक चाइना आता है, ये चाइना हो गया, ठीक है। तो चाइना ने यहाँ डोकलाम से ना रोड बनाना शुरू किया, और इसका प्लान था कि यहाँ से लेकर के हम पूरा ऐसे करके रोड बना ले ताकि ये कनेक्टिविटी मतलब भारत को मतलब घेरने के तौर पर ये इसकी थी। और आपको मालूम है कि यहाँ पे पूरी इंडियन आर्मी आपकी बैठी हुई है, यहाँ पे इंडियन आर्मी बैठी हुई है। तो जैसे ही चीन द्वारा भारत चीन और भूटान ट्राई जंक्शन के पास स्थित डोकलाम में सड़क निर्माण को लेकर के निर्माण को लेकर सड़क बनाना शुरू किया, वैसे ही विवाद उत्पन्न हो गया, भारतीय सेना द्वारा उनको रोक दिया गया सड़क बनाने से, जिसको भारत अपनी सीमा सुरक्षा के समक्ष खतरे के रूप में देखा। फिर लगभग 72 दिनों तक ये विवाद हुआ, सड़क मतलब कि लगे रह गए विवाद के तौर पे। फिर बाद में चाइना फिर यहाँ से अपने को बैक पुल किया और फिर सड़क
बनाना बंद कर दिया। तो ये था आपका डोकलाम। तो आपके सिर्फ इतना पूछेगा कि डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच में, तो आप बता दीजिएगा भारत, चाइना और भूटान के बीच में, और कब हुआ था, 2017 में। ठीक है, उस समय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। चलिए अगर इसके घटनाक्रम को देख लेते हैं तो सबसे पहले 18 जून 2017 को 300 भारतीय सैनिक द्वारा चीनी सैनिकों को डोकलाम में कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को रोका गया, फलतः तनाव की स्थिति बन गई। फिर 28 अगस्त को क्या हुआ, 72 दिनों तक चले इस विवाद में दोनों देशों ने अपनी अपनी सेना को पीछे हटाने का निर्णय लिया, क्योंकि जो भारतीय सेना थी वो उनको मतलब कि सड़क बनाने नहीं दे रही थी, रोक रही थी। उसके बाद चीन का पक्ष क्या है, चीन क्या कहता है, भारत क्या कहता है, ये हम दोनों देखें। तो चीन क्या कहता है कि डोकलाम पर चीन का अधिकार है, और सड़क तिब्बत रेशम मार्ग, वो बोलता है कि जो डोकलाम है, डोकलाम पर चीन का अधिकार है। और आपको मालूम है कि ये चीन का है, तो यहाँ से एक रेशम मार्ग पहले यूरोप, यहाँ से चाइना से शुरू होता था, ये यूरोप तक जाता था। ये 17वीं 18वीं शताब्दी में रेशम मार्ग, जो कि आपका यूरोप मतलब एशिया और यूरोप को जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्राचीन और बड़ा स्थल था। तो ये कहता है कि ये रेशम मार्ग का हिस्सा रहा है ये डोकलाम, की ऐसे रेशम मार्ग जाता था तो डोकलाम से एक रास्ता ऐसे जाती थी। तो ये वो अपना चीन पक्ष रखता है कि डोकलाम पर चीन का अधिकार है, और सड़क तिब्बत रेशम मार्ग का ये हिस्सा रहा है। भारत और भूटान क्या पक्ष रखते हैं कि जब तक इस विवादित क्षेत्र का कोई फैसला नहीं आता, तब तक यहाँ पे कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका विवाद। अब भारत, ये डोकलाम विवाद है के लिए भारत, डोकलाम विवाद भारत को कैसे सुरक्षा चुनौती उत्पन्न करता है, कि भाई भारत को क्या खतरा है, तो ये भूटान का क्षेत्र, लेकिन भारत को कैसे खतरा है, तो ये बताता है कि पहला तो इस तरह खतरा है कि ये ट्रांजैक्शन बिंदु, हमेशा याद है जहां ट्रांजैक्शन बिंदु होता है वहां पे अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। तो आप मतलब ट्रांजैक्शन में तो एक पार्टी आप हो गए, जैसे यहाँ पे अगर आप ट्रांजैक्शन में अपनी स्थिति को मजबूत कर लेते यहाँ पे, तो आप यहाँ से भूटान पर भी नजर रख सकते, क्योंकि है तो पड़ोसी, कभी भी ये झुक सकता है हमारे खिलाफ एक्शन। और यहाँ से आप चाइना पर भी नजर रख सकते हो, तो ये ट्रांजैक्शन में होने के कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है डोकलाम में चीनी सैनिकों की उपस्थिति सुगम। अब ये डोकलाम में चीनी सैनिक, जिससे क्या होता है, भारतीय सीमा सुरक्षा उत्पन्न हो जाती है। अगर चीनी सैनिक वहां सड़क बना लेते, अपने बंकर चौकियां स्थापित कर लेते, तो देश की सीमा सुरक्षा का तरफ। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या इसको चिकन नेक भी कहते हैं, ये आपको ये वाला, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये आपका सिलीगुड़ी, ये देखिए ये इंडिया हो गया, और यहाँ पे ये राज्य में पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये लगभग आपका 32 किलोमीटर का ये चौड़ाई ऐसी है। तो अब ये कहना, अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो वैश्विक हम भारत की जो दुश्मन शक्तियां हैं, वो ये सोचती है कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या इसको चिकन नेक भी कहते हैं। चिकन नेक देखिए, जैसे मुर्गा होता है, तो मुर्गा, अब आपको मैं बता देता हूँ चिकन नेक, जैसे मान लीजिए कि ऐसा ये मुर्गा हो गया, और ये उसकी गर्दन ऐसे निकल गई, ठीक है, ऐसे निकल गई, ये इसकी चोंच हो गई, ठीक है, ये मुर्गा हो गया। ठीक है, अब डायग्राम मेरे से ज्यादा अच्छा नहीं बनता। तो ये क्या हो गया कि अगर आपको इस पूरे मुर्गे को मारना है, तो आपको कुछ नहीं करता है, वो इसका चिकन काट देता है, मतलब चिकन मतलब गला गला काट देगा। तो ये इधर वाला पार्ट अलग और इधर वाला पार्ट अलग, इधर वाला फेंक देता है, इधर वाला बना के खा लेता है। ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है कि अगर हम इस चिकन नेक में कोई, जैसे पाकिस्तान भी चाहता है और चाइना भी चाहता है कि इस चिकन नेक कर दिया, जैसे इस चिकन नेक में अगर ये कब्जा कर लेगा 32 किलोमीटर तक, तैसे ही ये भारत का नॉर्थ ईस्ट, भारत की मुख्य भूमि से अलग हो जाएगी। ठीक है ना, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी अलग हो गई, फिर ये वही स्थिति हो जाएगी जैसे कि पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान की थी, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो स्थिति थी ना, वही स्थिति हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया और मुख्य इंडिया की। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है कि वहां पे आपको ना, जैसे अगर ये अलग हो गए, तो फिर यहाँ पे नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है। आप ना जल्दी से सेना मोबिलाइज कर सकते हैं, ना आप संसाधन यहाँ भेज सकते हैं, ना रेलवे कनेक्टिविटी, सारी बहुत दिक्कत होती है। तो ये एक तो इसलिए ये डोकलाम है कि अगर ये यहाँ तक आ जाएगा, तो फिर इसको इसको यहाँ तक आ जाएगा, आधुनिक है ही, फिर ये बहुत जल्दी ये काम था। इससे पता चलती है महत्वाकांक्षा, पता चलती है चाइना की, कि अगर वो डोकलाम से आज डोकलाम में उठाएगा, फिर ये कल पाके भूटान के अंदर आ जाएगा, फिर गंगटोक में उठा सकता है, फिर यहाँ से आके। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये इसको चिकन नेक भी कहते हैं, तो ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही बोलता है कि भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये चाइना के दायरे में आने से युद्ध की स्थिति भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट खतरा, तो ये अगर युद्ध हो जाएगा तो फिर नॉर्थ ईस्ट खतरे में चला। उसके बाद है भूटान पर भारत की पकड़ कमजोर हो जाएगी। सही बात है, अगर डोकलाम में वो सिपाही चाइना के बैठ जाएंगे, तो फिर वो उनकी आंतरिक जो पॉलिटिक्स है भूटान की, उसमें दखल अंदाजी देने लगेंगे, और धीरे धीरे आपका जो भूटान है उसका झुकाव चाइना की तरफ हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट तो उसके पास खूब है ही, चाइना के पास। उसके बाद ऐसी स्थिति के समक्ष झुकने पर चीन द्वारा बार बार ऐसी घटना, ये तो बिल्कुल है कि अगर आप एक बार डोकलाम पे अगर इंडिया झुक गया होता, तो वो कल एक नया विवाद लेके खड़ा आता।
और मैंने पहले ही आपको चाइना की स्ट्रेटेजी बना बताया है कि ये क्या करता है कि इसकी आदत है कि एक एक साथ दो जगह विवाद उत्पन्न करेगा, जैसे एक जगह ये एक जगह ये, और फिर ये क्या कहेगा कि हो गया ठीक है, दो जगह है ना, तो एक जगह का तुम ले लो एक जगह का हम ले लेते, जो कि उसका कुछ नहीं था, दोनों नहीं था, ठीक है ना। तो ये वाली स्थिति है कि अगर एक बार हम झुक जाते तो फिर ये चाइना बार बार ऐसी करने की संभावना कर। चलिए अब हम देख लेते हैं, तो ये आपका हो गया भारत और भूटान भी। उसके बाद चलिए अब हम देख लेते हैं भारत और नेपाल। अब भारत और नेपाल तो देख लिए, भारत भूटान भी हो गया, भारत और म्यांमार। तो देखिए भारत और म्यांमार, अब देखिए इनमें भारत और नेपाल, भारत और भूटान से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है भारत और म्यांमार। क्यों? उसका कारण है, पहली बात है कि भारत, नेपाल और भूटान में तो चलो फिर भी कुछ हिस्सा तक डेमोक्रेसी है। वर्तमान में म्यांमार में तो जूटा का शासन है, जूटा मतलब सैन्य शासन को जूटा कहते हैं, ठीक है ना। तो म्यांमार में जूटा, वहां की आंग सान सूकी को तो, जो वहां की चांसलर रही है उनको तो जेल में डाल दिया गया, जो कि लोकतंत्र की बड़ी समर्थक रही है। और आंग सान सूकी तो भारत में, दिल्ली दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई तक की। तो वो जो आंग सान सूकी जब वहां की चांसलर थी, मतलब वहां का जो शासन व्यवस्था उनके अंडर था, तब उनका झुकाव पूरी तरह भारत की ओर था। इवन आपको मालूम होगा कि भारत रत्न तक उनको दिया गया है। तो मतलब एक तरह से आंग सान सू की के रहने से जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी है म्यांमार के साथ, वो सुरक्षित रहती है। लेकिन जूटा जूटा क्या है? वहां का सैन्य शासन, और सैन्य शासन का जो झुकाव है इन्वेस्टमेंट होने के कारण, और चाइना द्वारा उनको आधुनिक हथियार और अत्याधुनिक सुविधा देने के कारण, जो वहां का आपका सैन्य व्यवस्था, सैन्य मुखिया है, वो उसका झुकाव पूरी तरह चीन की तरफ है। और चीन की तरफ झुकाव होने के कारण हमारे म्यांमार वाले बॉर्डर क्षेत्र में, जैसे ये वाला जो आपका लगभग ये 1643 किलोमीटर का इंडिया म्यांमार बॉर्डर स्ट्रेच है। तो ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से शुरू होगा, और ये आपका यहाँ तक, इसमें थोड़ा कम बना हुआ है, ये ऐसे आपका मिजोरम तक जाता है। और यहाँ पे मिजोरम के बाद ये आपकी म्यांमार की सीमा और ये बांग्लादेश की सीमा भी आपस में लगती है, ये मत भूलिएगा, ठीक है ना। बांग्लादेश और म्यांमार एक दूसरे से प्रत्यक्षता जुड़ते हैं नीचे, ठीक है, ओके। तो चलिए, तो ये आपका मैं बता दूं, सबसे पहले अगर बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं जो इनसे टच होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, एक अरुणाचल प्रदेश टच होता है, नागालैंड टच होता है, मणिपुर टच होता है, और मिजोरम टच होता है। मतलब कि 4 राज्य हैं जो आपके टच होते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। लगभग 1643 किलोमीटर की बॉर्डर एरिया हमारा म्यांमार के साथ है, बॉर्डर लेंथ है, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में स्पेशल बात करें तो ये लगभग 520 किलोमीटर का, नागालैंड में 215 किलोमीटर, मणिपुर में आपका 398 किलोमीटर, और मिजोरम में आपका 510 किलोमीटर। आप देखिएगा कि लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका सिक्किम वाले इलाका, जो कि आपके नेपाल और सिक्किम के साथ बॉर्डर टच करते हैं, वहां लगभग शांति रहती है, ऐसा कोई ज्यादा विवाद बड़ा नहीं रहता, ठीक है। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में अगर जाएंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया, नॉर्थ ईस्ट में असम वाला एरिया तो शांत है, असम वाली एरिया में कुछ ज्यादा नहीं होता। उसके बाद मेघालय भी बहुत स्तर तक शांत है, त्रिपुरा भी एक तरह से ये बांग्लादेश के साथ है, तो इसमें भी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ही शांत। लेकिन सबसे ज्यादा अगर उग्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, जो भी आप बोले, नक्सलिज्म, आतंकवाद, सब में सबसे बड़ी चपेट जो लगती है वो है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर सीमा की, और नागालैंड। यहाँ के तो भैया नागालैंड, मतलब नागालैंड आपको फ्रंट आर्मी में बताऊंगा, उल्का पढ़ाऊंगा मैं आपको। यहाँ तो बहुत सारे सैन्य, मतलब कि जो आतंकी संगठन है, उन्होंने अपनी आर्मी खड़ी कर ली है भारत के खिलाफ में, ठीक है ना। वो ये आपका नागालैंड, मणिपुर हिंसा तो आप जानते ही, जनजातियां रहती, कुकी जनजाति और बहुत सारी यहाँ पे जनजातियां रहती हैं, खूब लड़ती रहती हैं। अब बताइए, दो जनजातियां बहुत इस तरह तक क्यों लड़ रही? क्योंकि उनके पास हथियार है, लड़ने का साधन है। अगर उनके पास लड़ने के साधन है, अगर उनको पीछे से मतलब कि म्यांमार, चाइना जैसे अगर संबल ना मिले, तो वो कितने दिन तक लड़ेगी? जब वहां पे आपका प्रशासन टाइट है, आर्मी का है, वहां पे हमने अफस्पा तक लगा रखा है। तो यहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, तो ये जो आपके 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये क्षेत्र अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद के लिए बहुत सेंसिटिव है, और शांति तो यहाँ पे लगभग ना के बराबर ही रहती है। तो ये था आपका आकार और प्रकृति, ठीक है। इसकी भी इसका क्या है ना, हाँ, दूसरी चीज क्या है, इसकी टफ एरिया है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये पहाड़ी एरिया है, ये हिमालय का ही पार्ट, जिसको हम अराकान बोलते हैं। अराकान आर्मी भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अराकान पहाड़ियां हैं, ठीक है, छाद्रिल सीमा है, कठिन है यहाँ। अब जो यहाँ के बॉर्डर वाले एरिया लोग हैं ना, इनकी रिश्तेदारी यहाँ म्यांमार के अंदर तक की। तो ये लोग एक दूसरे से, मतलब इनका बहुत कल्चर मिलता है। इवन नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं ना, वो निप्र रूप में, मतलब अपने शारीरिक बनावट के रूप में म्यांमार और चाइना के लगभग समतुल्य दिखाई देते हैं। ये
या इंडिया की तरह इनकी ना कल्चर है, और कल्चर तो मान लीजिए कुछ हद तक है, लेकिन जो शारीरिक बनावट है, चेहरे आप देखेंगे तो ये चाइना जैसे लगते हैं, ठीक है ना। तो ये इस कारण इनमें कभी कभी ऐसी मतलब कि वो वाली भावना आ ही जाती है कि हम दिखते चाइना जैसे हैं तो है क्यों नहीं। तो ये है, तो ठीक है ना, तो ये आप समझ गए होंगे कि है। तो चलिए अब हम इसकी सुरक्षा चुनौती की बात कर लेते हैं कि भाई म्यांमार के साथ हमारी कौन कौन सी सुरक्षा चुनौती है। तो देखो, भारत नप विविधता वाला देश, आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में अलग है, साउथ में अलग है, तो मतलब बहुत सारे मतलब यहाँ पे आपको मतलब कि मंगोलाइड भी जाति मिलेगी, ठीक है, और प्रोटोस्लाइड जाति भी मिलेगी, ठीक है। निग्रोडो भर नहीं मिलती, क्योंकि निग्रोडो काले होते हैं, वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। बाकी सारी लगभग प्रजातियां आपको यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद है तो भारत नृप जाति विविधता है, पड़ोसी देशों के साथ नृप जाति समरूपता फलता राष्ट्रवाद कमजोर। अब इनके क्या है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना जैसे दिखाई देते हैं, म्यांमार जैसे लोग दिखाई देते हैं, तो इनको ये लगता है कि भैया नहीं नहीं, हम चाइनीज हमारा दिखते हैं तो उन्हीं के जैसे, तो इसी कारण उनके अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है वो कमजोर हो जाती है। और साथ में हमारे हमारे यहाँ की जो मतलब कि केंद्र सरकार है और जो स्थानीय लोग हैं, तो वो बराबर इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक तरह से चाहिए कि जो भारत की मुख्य भूमि और जो नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया आसाम को छोड़ दे तो लगभग पूरा पिछड़ा हुआ एरिया है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट खास नहीं है। ऊपर से अगर वहाँ के लोग कहीं पढ़ने आते हैं, मान लीजिए दिल्ली जब वगैरह, और जब आईआईटी करने कहीं बड़े अहमदाबाद और पश्चिम बंगाल कलकत्ता तरफ आते हैं, तो उनके साथ थोड़ा वहाँ के स्थानीय लोग मतलब कि गलत चिंकी टाइप शब्द यूज करके अपमानित करते हैं, तो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना और अलगाववाद थोड़ा पनप आता है। तो ये वाली व्यवस्था है। तो उसके बाद है भारत म्यांमार सीमा की विशेष भौगोलिक एवं नृपजाति स्थिति फलता कबीलियाई संघर्ष, खूब यहाँ अलग अलग जनजातियां, बहुत सारी जनजातियां हैं, कूका है, मिजो है, और आपकी नागा जनजाति है, बहुत सारी जनजातियां हैं। तो इनमें संघर्ष बीच बीच में होता रहता है, सबकी अपनी अलग अलग परंपरा है। निप जाति संघर्ष भी होता है, अलगाववाद तो आपका होता है, उग्रवाद की समस्या ये खासकर पाकिस्तान, चाइना और ये म्यांमार ये उग्रवाद फैलाते हैं, ठीक है। उसकी समस्या जैसे जूमी, अब मैं आपको बताया ना कि बहुत सारे यहाँ पे ना जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कई सारे आतंकी संगठनों ने अपनी अपनी आर्मी खड़ी कर ली है। जैसे पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद की अपनी आर्मी, आर्मी का मतलब है कि ये आर्मी, वहां पे तो वहां के आर्मी नहीं बोलते, वहां के हम लोग आतंकवादी बोलते हैं ये, लेकिन यहाँ के तो जो संगठन है वो बाकायदा आर्मी, मतलब इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ड्रेस तक पहनते हैं आर्मी जैसे, ठीक है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट वाले को हमने जैसे नागालैंड, मिजोरम ये वाले को हमने, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को हमने शेड्यूल 6 तक में रखा हुआ है, स्पेशल कैटेगरी दे के रखे हैं। जैसे जूमी रेवोल्यूशन आर्मी हो गई, अराकान लिबरेशन आर्मी हो गई, फिर है अल्फा, अल्फा या उल्फा बोल दो, उल्फा लिबरेशन उल्फा मतलब होता है ULFA, उल्फा, उल्फा मतलब ये इसका ज्यादातर ना ये मिजोरम, नागालैंड तरफ इसका यूनाइटेड नेशन फ्रंट ऑफ असम, असम नाम रखिए असम का, ठीक है। फिर NDFB, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, बोडोलैंड असम का हिस्सा है। तो ये आपके संघर्ष के लिए ये इतने इन्होंने एक तरह से आतंकी संगठन बना रखे हैं। उसके बाद है हथियार एवं मादक पदार्थों की तस्करी। तो देखो, अगर ये जितने भी संगठन है, अब इनको संगठन स्थापित करने के लिए इनको दो तीन चीज की जरूरत होती है। पहला तो पैसा, क्योंकि जब आप भर्ती करोगे युवाओं को तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। दूसरा हथियार, क्योंकि आपको हिंसा करना है तो हथियार चाहिए। अब भारत सरकार तो इनको हथियार दे नहीं रही है, या वहां पे बनते तो है नहीं। और दूसरी चीज है पैसा कमाना पड़ता है देश में, तो इनको पैसा की इलीगल ट्रैफिकिंग है, जिसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, या जो भी आप कह सकते हैं, अवैध व्यापार के जरिए, जैसे यहाँ पे राइनोसर और बहुत सारे पशुओं का अवैध व्यापार होता है, तो वहां से इनको काला धन आ जाता है। हथियार आपका म्यांमार पहुंचा देता है, चाइना पहुंचा देता है, पाकिस्तान पहुंचा देता है, बांग्लादेश में भी कुछ इस तरह तक आ जाता है। तो इस तरह करके हथियारों और मादक मादक पदार्थ, आपको मालूम है कि म्यांमार, थाईलैंड ये सब एरिया आपका गोल्डन ट्रायंगल के तहत आता है, और यहाँ पे अफीम हो गया और हेरोइन और बहुत सारे मादक पदार्थ, नशा वाले चीजों का उत्पादन बृहत स्तर पे होता है। तो वो ले आकर के यहाँ के लड़कों को दे देते हैं, आदत डलवा देते हैं, और फिर इनको गुमराह करके और ये उल्फा जैसे संगठनों में भर्ती कर लेते हैं। उसके बाद दुरूह है, मैं आपको बताया कि इनकी दुरूह कठिन संरचना है, पहाड़ी क्षेत्र है, पूर्णतः खुली है, आच्छादित सीमा है। खुली मतलब है कि यहाँ पे क्या है ना, ये एरिया इतना ज्यादा टफ है कि यहाँ पे ना बाढ़ बंदी करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये
ये आपका पहाड़ी एरिया है, ये पूरा पहाड़ी एरिया अराकान योमा का। तो अब आप बाड़ाबंदी मैदानी क्षेत्र में कर सकते हैं, लेजर लाइटें लगानी पड़ती हैं, दीवार भी खड़ी नहीं करनी। आप दीवार खड़ी कर दो, अगले दिन का कभी भी कोई आकर के कोई भी एक बम लगा के ये जितने भी लिबरेशन आर्मी वाले उड़ा देते हैं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका 16 किलोमीटर तक बिना वीजा आने जाने की छूट दे रखी है। मैंने आपको पहले बताया कि ये अगर 16 किलोमीटर तक ये आप आ जा सकते, क्यों? क्योंकि इनकी रिश्तेदारी यहाँ पे, अगर रिश्तेदारी नहीं निभा पाएंगे तो खान पीन चलता है, तो फिर विद्रोह होने की ज्यादा संभावना बनी रहती है। उसके अलावा रोहिंगा मुस्लिम की घुसपैठ, आपको मालूम है कि जो रोहिंगा मुसलमान है वो मूलतः म्यांमार के हैं, ठीक है। म्यांमार में मुसलमान, अब म्यांमार लगभग आपका बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाला देश है, और ये मुस्लिम है। तो एक तरह से नहीं, धार्मिक संघर्ष वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। वहां की आर्मी ने ये हालांकि एक बार, मतलब ये रोहिंगा के मुसलमान ने एक बार, मतलब इनकी जनजातीय संघर्ष किसी महिला के साथ आपत्तिजनक दुर्घटना के साथ घटना से उत्पन्न हो गई थी। तो फिर वहां की जो आर्मी और पुलिस व्यवस्था थी, ये रोहिंगा को वहां से मार मार के भगा दी। तब ये क्या करते थे, अब म्यांमार का जो बॉर्डर है वो दो ही के साथ छूता है। आप चाइना जा नहीं सकते, क्योंकि वहां ध्रुव है, पहाड़ एरिया है। तो या तो आप भारत आ जाओ, या तो फिर आप बांग्लादेश आ जाओ। तो बहुत सारे रोहिंगा बांग्लादेश और भारत में आ गए, क्योंकि ये रोहिंगा वाली समस्या आपकी घुसपैठ की बनी हुई। उसके बाद है अराकान रोहिंगा रिवोल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन आर्मी बनी हुई है, ठीक है। ARS, अराकान रोहिंगा सॉल्यूशन आर्मी। ISI और चीन इसका समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के ISI, चीन, ताकि मतलब अस्थिरता फैला सके भारत में। उसके अलावा दिसंबर 2016 में म्यांमार के रखाइन क्षेत्र में रोहिंगा मुसलमानों द्वारा समर्थित एक नया आतंकी संगठन, मतलब कि म्यांमार की ही रखाइन क्षेत्र में, रखाइन प्रांत है, उसका राज्य है, वहां पे रोहिंगा ने, अब उनके साथ अत्याचार होते तो उन्होंने अपना एक नया ही संगठन बना लिया, जिसका नाम था हराका अल पाकिन, ठीक है, का उद्भव कर लिया। उसके बाद और इसको समर्थन कौन देता है? इसको पाकिस्तान देता है, सऊदी अरब, चाइना इसको समर्थन देता है। उसके अलावा पाकिस्तान का लश्कर तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन, ये इनके मतलब कि सहयोगी दल रहे। उसके बाद है चीन की म्यांमार में उपस्थिति, बहुत खूब इन्वेस्टमेंट कर रखा है, BRI का पार्ट भी है ये आपका म्यांमार, ठीक है। उसके बाद है म्यांमार के प्रमुख बंदरगाहों पर चीन की उपस्थिति, जैसे बताया, तो जैसे आपका चाइना का उसने प्रमुख बंदरगाह ले रखा है, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में उसका खूब सारा इन्वेस्टमेंट है चाइना का। उसी तरह नेपाल, सॉरी, म्यांमार के जितने भी प्रमुख बंदरगाह है उनमें चाइना का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहा है। उसके बाद है कोको द्वीप को लेकर के म्यांमार के बंदरगाह और स्थलीय क्षेत्रों में चीनी गतिविधियां। अब जैसे कि अब ये क्या है कि यहाँ पे डायग्राम में मैं आपको बता दूं, यहाँ इसमें तो बना ही नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका भारत हो गया, ठीक है, यहाँ से, और ये मान लीजिए नेपाल, और ये आपका म्यांमार हो गया, ये इंडिया हो गया, और ये आपका बांग्लादेश की सीमा इसे छूती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार के नॉर्थ में एक कोको द्वीप है। कोको द्वीप में, हालांकि अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो कोको द्वीप इंडिया का पार्ट था, लेकिन राजनीतिक समय इंदिरा गांधी सरकार के टाइम में इस कोको द्वीप को म्यांमार को ट्रांसओवर कर दिया गया, उनको कब्जे में देते। तो अब दिक्कत क्या हो गई कि अगर ये कोको द्वीप म्यांमार का हो गया, अब है वैसे तो भारत का, तो गलती यही हो गई, म्यांमार को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे उपस्थिति म्यांमार की, और ये इस कोको द्वीप पर चाइना चाहता है कि हम यहाँ पे अपनी उपस्थिति कर ले, अपनी आर्मी स्थापित। जब आर्मी स्थापित करेंगे यहाँ पे, ये राडार लेंसर लगा देगा, तो ये अंडमान निकोबार में हमारी जो सेना रहती है, और ये भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। तो ये वाली जो कोको द्वीप से लेकर के आपका म्यांमार के बंदरगाह और स्थलीय सीमा चीन की गतिविधियां वृद्धि हो रही है। उसके बाद है 2018 में सी मैक परियोजना प्रारंभ। अब जैसे भारत, मैंने बताया ना, पाकिस्तान के वो सी पैक करता है, सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो सी पैक की जगह एम कर दीजिए, तो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो ये इसी तरह म्यांमार में ये इकोनॉमिक कॉरिडोर अपने यहाँ से ऐसे जा करके ऐसे ये ऐसे बना रहा है, ठीक है। तो ये आपकी ये प्रमुख। उसके अलावा है 2022 में चीन द्वारा भारत से सटे म्यांमार सीमा पर सी पैक प्लस इनिशिएटिव। अब ये सी पैक प्लस यानी जो सी पैक के तहत रोड बन गई थी उसको और एडवांस करना, उसमें और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनिशिएटिव के तहत म्यांमार के साथ एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करने पर सहमति जताई गई। उसके बाद 2021 में म्यांमार में से, 2021 में आपको मालूम, पहले आंग सान सूकी की सरकार थी, उसके बाद यहाँ पे सैन्य सत्ता पलट हो गया, उनको जेल में डाल दिया गया और गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई। तो अभी तो सेना का पूरा कब्जा था। उसके बाद शरणार्थियों का भारत में प्रवेश तीव्र होता जा रहा है, फलतः सीमावर्ती क्षेत्रों में संघर्ष, जैसे रोहिंगा वाला बताया मैंने। रोहिंगा क्या है, ये रोहिंगा और जो आम लोग हैं उनका, जैसे जनजाति, जितनी भी जनजाति है वो
आपके नागालैंड तरफ आ जाती है, जब वहाँ पे आर्मी ज़्यादा कठोर होने लगती है, हिंसा करने लगती है, तो जनजाति यहाँ से पूरा आपका ये वाले एरिया, तो यहाँ जब मान लीजिए आर्मी ने मारपीट शुरू किया, तो ये पूरे इस इलाके में ऐसे घुस आएंगे, ये पूरे इस इलाके में घुस आते हैं और रोहिंग्या भी साथ में आ जाते हैं। उसके बाद है 2023 में अराकान आर्मी द्वारा पलेटवा, अब देखिए पलेटवा एक जगह है, मैं आपको बता देता हूँ। कब्जा, पलेटवा पर कब्जा फलदा कला, जो हमारा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिशन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का नुकसान। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि इसकी ये मैं आपको कलादान मल्टी मॉडल पहले समझा दूं, ठीक है। हाँ, देखिए एक्चुअली क्या है कि जब भारत ने अपना, आपको मालूम है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, मैंने आपको बताया ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर 32 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। तो भारत का जब यहाँ पे डोकलाम वाद विवाद आया, तो भारत को ऐसा फील हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन हमारा नॉर्थ ईस्ट से कब्जा, मतलब नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी बंद हो जाए। तो भारत को ये लगा कि नहीं, हम हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी रखने का एक वैकल्पिक मार्ग जरूर होना चाहिए। अब वैकल्पिक मार्ग के लिए हम, बांग्लादेश है तो हम कैसे नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, अगर मान लीजिए कल के दिन ये हमारा कब्जे से चला जाता है, तो यहाँ कब्जे से चला गया तो अब नॉर्थ ईस्ट आप कैसे जा पाएंगे। तो हमारे पास, हमने फिर एक नया अपना एक परियोजना लॉन्च की जिसका नाम था कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया कि हमने अपने नॉर्थ ईस्ट को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए हमने एक कनेक्टिविटी लॉन्च की, कि हमने सोचा कि ये कलकत्ता एक जोड़ने का कारण है कि हम यहाँ से अपना व्यापार भी कर सकते हैं और अब यहाँ पर पहुंच भी बना सकते हैं, मोबिलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोलकाता पोर्ट से हुगली नदी के सहारे, देखिए ये हुगली नदी है, ठीक है, तो हमने कलकत्ता पोर्ट से हुगली नदी के सहारे 539 किलोमीटर का हमने ये एक जल मार्ग बनाया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे अंदर का था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे म्यांमार का एक सितवे बंदरगाह है, सितवे बंदरगाह यहाँ पे म्यांमार का है, ठीक है। तो हमने म्यांमार के साथ एक मतलब कि समझौता कर लिया, ये आपका नाम था कलादान परियोजना, ठीक है। तो हमने सोचा था कि नॉर्थ ईस्ट को हम यहाँ से सितवे बंदरगाह से होते हुए, पहले तो यहाँ से हम यहाँ तक पहुंचेंगे म्यांमार की, ये म्यांमार का, तो यह म्यांमार में जब हम यहाँ, हमारा कनेक्टिविटी है कलकत्ता से आइजोल जाना है हमको, ठीक है ना। तो हमने यहाँ हुगली नदी के सहारे, फिर ये समुद्र के सहारे हम यहाँ पे सितवे बंदरगाह म्यांमार का यूज करेंगे। उसके बाद ये पलेटवा से होते हुए, ये यहाँ से होते हुए ये आपका आइजोल तक जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका पलेटवा था, ये पलेटवा आपके इस ये स्थल मार्ग, क्योंकि ये तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो जल मार्ग हो गया, ये जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों की संयुक्त परियोजना थी। तो जल मार्ग तक तो ठीक है, लेकिन जो स्थल मार्ग था यहाँ से लेकर सितवे बंदरगाह से लेकर के और यह मतलब मिजोरम की साउथ तक का, ये यहाँ पे हमने स्थल मार्ग, हमारे यहाँ पे हमने रेल लाइन बिछानी थी। तो यहाँ पर रेल लाइन बिछाने के लिए एक बीच का एक शहर था जिसका नाम था पलेटवा। तो पलेटवा में जो कि हमारा परियोजना का एक शहर था, वहाँ पे यहाँ की जो आपकी मतलब कि यहाँ की जो अराकान आर्मी है उन्होंने कब्जा कर लिया। तो हमारा ये, अब जब कब्जा कर लिया तो यहाँ पे जो काम होना था वो रुक गया। तो हमारी जो कनेक्टिविटी है, ये एक तरह से ये परियोजना है ये बाधित हो गई, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा कि ये इसे आपको कहता है, इसे हम कहते हैं कलादान मल्टी मॉडल। तो ये कलकत्ता पोर्ट से शुरू होकर हुगली से फिर 439 किलोमीटर तक सी रूट यूज करेंगे। फिर ये यहाँ पे सितवे, ये लिखा है सितवे बंदरगाह से लेकर के ये फिर, और ये क्या है ना, ये सितवे बंदरगाह से लेकर के ये यहाँ तक अब पलेटवा तक क्या है, कलादान नदी जाती है। ये कलादान नदी सीधे फिर आपके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हमने सोचा था कि यहाँ से यहाँ तक बंगाल की खाड़ी यूज कर लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक हम ये कलादान नदी का यूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम पूरा रेल लाइन बिछा देंगे, ये यहाँ तक आइजोल तक, ठीक है ना। पर यहाँ पे पलेटवा में आपके जो अराकान आर्मी वाले उन्होंने कब्जा कर लिया, तो इसमें फिर आप एक तरह से बाधा उत्पन्न हो गई। तो यही बोल रहा है कि 2023 में अराकान आर्मी द्वारा पलेटवा में कब्जा फलता कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को नुकसान हो गया था। तो जो हमारा कलादान परियोजना, ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है भारत की मुख्य भूमि को नॉर्थ ईस्ट भारत से जोड़ना और एक तरह से नॉर्थ ईस्ट के साथ भारत का एक वैकल्पिक मार्ग तैयार करना, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एक विकल्प के रूप में होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये दोनों डायग्राम मैंने आपको समझा दिए। आगे देखते हैं कि भारत और म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्र सीमा सुरक्षा का प्रबंधन। अब प्रबंधन मतलब कि ये, इसके लिए हमने कौन कौन से स्टेप लिए, जैसे कलादान प्रोजेक्ट में आपको बता ही दिया। तो इस तरह के जैसे भौतिक प्रबंधन में आपको बताऊंगा कि चौकियां स्थापित की गई, सेंसर, रडार, मिसाइल, ये सब लगाए गए। सीमावर्ती क्षेत्रों में अलगाववाद और उग्रवाद को रोकने हेतु कई सारे प्रयास, कई सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं। कुछ ऑपरेशन तो सनराइज जैसे ऑपरेशन तो हमने म्यांमार के साथ मिल करके, म्यांमार की आर्मी और इंडियन आर्मी ने मिल करके चलाए, क्योंकि यहाँ
अलगाववाद और उग्रवाद, अलगाववाद तो बहुत सारा हम यहाँ के बताए ना सैनिक, कई सारे अराकान आर्मी जैसे, उल्फा जैसे कई सारे ऐसे संगठन है जो आपके अब आजाद कराने के लिए, तो यहाँ पे मतलब सशक्त आपको ऑपरेशन। उसके बाद है कूटनीतिक प्रबंधन है, जिसमें हम कई सारे वहाँ के संगठनों को हमने स्वायत्त संगठन बोडोलैंड परिषद बना, कई सारे हैं। उसके बाद 2014 में भारत म्यांमार सीमा सहयोग समझौता हुआ, इसके कुछ बिंदु है तो हम इसको देखेंगे। फिर 2019 में हमने IMBCA मतलब इंडियन म्यांमार बॉर्डर कॉपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, इसके समझौता देखेंगे। तो पहले यही आपका हुआ था 2014 में, उसके बाद इसको अपडेट करके 2019 में कर दिया। फिर कुछ अन्य नीति प्रबंधन, तो मैं ये बता रहा हूँ कि भारत और म्यांमार के साथ जितना भी सीमा सुरक्षा के लिए प्रबंधन है, वो हम इस पॉइंट के सहारे पढ़ेंगे। मैं अभी इन सारे पॉइंट को डिटेल करूंगा, तो ये एज ए आपके टॉपिक हेडिंग टाइप की हो गई, ठीक है। अब चलिए पहला भौतिक प्रबंधन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर भौतिक प्रबंधन देखें तो आपको मालूम है कि म्यांमार के साथ, जैसे नेपाल और भूटान के साथ हमने SSB को तैनात कर रखे, लेकिन म्यांमार के साथ हमारी असम राइफल्स की तैनात है। और असम राइफल भारत की सबसे पुरानी मतलब रक्षा सेना है, ठीक है ना। तो असम राइफल की 46 बटालियन सीमा चौकी और बाड़बंदी कर रही है, ठीक है। 1 मार्च 2024 को अगर हमें जरूरत पड़ गई तो इसके अतिरिक्त हमने कुछ समय के लिए BSF तक की तैनाती कर दी है वहां पे, जो कि BSF मोस्टली भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए है। उसके बाद है पिलर नंबर 79 और 81, 79 और 81 के बीच 10 किलोमीटर की बाड़बंदी का हमने निर्माण किया, क्योंकि हमने बड़ा मुश्किल से किया, वो टफ टेरेन था, ठीक है। उसके बाद है 5 मार्च 2024 को पूरे सीमा पार बाड़बंदी और पेट्रोलिंग ट्रैकिंग बनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि क्या है ना, जब से जूटा का शासन आया है 2021 के बाद, तब से घुसपैठी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और तस्करी जैसी घटनाएं, इसलिए ये स्टेप लेना पड़ा। उसके बाद है 8 फरवरी 2024 को भारत सरकार द्वारा म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम समझौता खत्म कर दिया गया। जो आपको मैंने बताया था ना कि 16 किलोमीटर का जो आपका फ्री है, जैसे ये म्यांमार है, मान लीजिए ये सीमा हो गई तो ये भारत हो गया, तो 16 किलोमीटर का जो इलाका था ये फ्री मूवमेंट का था, तो ये आप जा सकते हैं, आपको वीजा उजा लेने की जरूरत नहीं, ये वहाँ के स्थानीय लोगों के सुविधा के लिए था। और इसी सुविधा का फायदा उठा लेते थे तस्कर, जो तस्करी करते थे, आतंकवादी संगठन, अलगाववाद अपनी शाखा बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए। तो हमने जो फ्री मूवमेंट रिजीम था ये 8 फरवरी 2000 को खत्म कर दिया, ताकि हमारा बॉर्डर सिक्योर हो सके। उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा कि सीमा उग्रवाद और अलगाववाद रोकने के लिए आपने क्या क्या प्रभाव, अपने भौतिक प्रबंधन तो बता दिए कि BSF उतार दिए, असम राइफल से ये है। अब आपने अलगाववाद को रोकने के लिए क्या किया, तो देखिए अलगाववाद को रोकने के लिए हमने 1990 के दशक में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बजरंग और ऑपरेशन राइनो चलाया गया, ठीक है। अब ऑपरेशन के तहत ही जितने उल्फा जैसे और अराकान आर्मी के आतंकवादी उनको पकड़ पाएंगे। उसके बाद 2015 में भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में एक ऑपरेशन चलाया गया। अब देखिए भारतीय सेना द्वारा क्या नाम था, ऑपरेशन हॉट परसूट, ठीक है। इसमें कई सारे लोगों को, जितने भी उग्रवादी थे उनको गिरफ्तार किया। फिर ऑपरेशन सनराइज, ये 1 2 3 ऑपरेशन सनराइज 1, ऑपरेशन सनराइज 2, ऑपरेशन सनराइज 3 जरूरत के अनुसार समय समय पर चला। उसके बाद 2019 में भारत और म्यांमार की संयुक्त सेना का भी ऑपरेशन, कई सारे ऑपरेशन चलते, क्यों, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है नागालैंड मणिपुर और नागालैंड मणिपुर मिजोरम वाली स्थिति में ये जितने आतंकी संगठन करते हैं ना उग्रवाद अलगाववाद के लिए, वही स्थिति म्यांमार के अंदर भी बॉर्डर वाली स्थिति, वहां की सेना भी परेशान रहती है इनसे। कोई वहां वाले मतलब कि उनको कोई समर्थन नहीं है, इनको समर्थन मिलता है चाइना पाकिस्तान से मिलता है, या इसी तरह जैसे लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी संगठन है, ये इनको हथियार देते हैं, पैसा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ये सारी व्यवस्था। तो भारत भी इनसे परेशान रहता है और म्यांमार भी वहाँ की सेना परेशान रहती है, इसलिए कई बार बहुत सारे ऑपरेशन संयुक्त रूप से चलाए जाते हैं। उसके बाद चलिए आप कूटनीतिक प्रबंधन देख लेते हैं। बाकी भौतिक देख लिया आपने, अलगाववाद और सीमा में आतंकवाद वाली स्थिति। अब बातचीत वाली देख लेते हैं। देखिए बातचीत समझौता में अगर आप देखें तो 2012 में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु समझौता निम्न बिंदुओं पर सहमति कौन कौन सी बनी। पहला तो सीमावर्ती क्षेत्र का विकास भारत द्वारा किया जाएगा, क्योंकि अब भारत द्वारा इसलिए किया जाएगा सीमावर्ती क्षेत्र का विकास का मतलब है कि वहां पे बाढ़ लगाएंगे, लेजर लगाएंगे, लाइट लगाएंगे, दीवार खड़ी करेंगे और सेंसर लगाएंगे, रडार लगाएंगे, जितना भी ये सब भारत क्यों लगाए, क्योंकि म्यांमार के पास पैसा ही नहीं है। तो भारत की जिम्मेदारी थी कि नहीं 2012 सीमावर्ती क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी आपके भारत की होगी सीमावर्ती, ठीक है ना। उसके बाद है सीमा हाट प्रारंभ, मतलब कि मार्केट बनाए जाएंगे, सीमा पर मार्केट बनाए जाएंगे। क्यों मार्केट बनाए जाएंगे, ताकि जो वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, वहाँ के जो स्थानीय उत्पाद है उनको बेच सके, ठीक है ना। तो वहाँ ऐसे डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद है सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, ठीक है। तो ये आपका बातचीत की थी सांस्कृतिक आदान प्रदान, और इसी के तहत तो फिर हमने आपका ये फ्री मूवमेंट रिजीम किया था। फिर बाद में हमको भी 8 फरवरी 2024 को बंद करना पड़ा
पड़ा कि दुरुपयोग होने लगा, तस्करी जैसी घटनाएं बढ़ गई थी। उसके बाद अगला बातचीत के अलावा कूटनीतिक प्रयास देखें तो 2014 में भारत म्यांमार सीमा सहयोग समझौता, जिसको हम लोग बोलते थे IM, और बॉर्डर कॉपरेशन एग्रीमेंट चलाया गया। तो इसमें क्या, सुरक्षा एजेंसियों के बीच सुरक्षा सहयोग सूचना का आदान, मतलब भारतीय सेना और अगर म्यांमार की सेना के बीच सूचना का आदान प्रदान होगा सुरक्षा के मामले में। सीमा सीमा पारी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना, सीमा पार यानी भारत की भूमि से ना तो म्यांमार के लिए गैर कानूनी व्यापार और गतिविधियां होगी, ना भारत म्यांमार की भूमि से भारत के लिए, तो इसको रोकने के लिए फिर समझौता किया। उसके बाद सशस्त्र बलों सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नियमित बैठक होगी, दोनों अपना कमांडर लेवल की मीटिंग्स करेंगे। उसके अलावा 2016 में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में समन्वित गश्त के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया का समझौता की। जैसे आपको मालूम है कि नीचे अंडमान जैसे ये हो गया, तो ये अंडमान निकोबार हो, उसके बाद उसके कुक का द्वीप और कई सारे फिर ये म्यांमार की मुख्य भूमि। तो ये हुआ कि इस वाले एरिया में हम संयुक्त रूप से गश्त करेंगे ताकि बराबर से सिक्योरिटी निश्चित हो सके। उसके बाद अगला पॉइंट है 2019 में IMBC को अपडेट किया गया। देखिए पहले ये 2014 में ये हमने IMBC ये बनाया था, फिर उसको 2019 में कुछ अपडेट किए। क्या क्या अपडेट किए, इसमें रक्षा सहयोग को बढ़ाया जाएगा, संयुक्त अभ्यास की समीक्षा की गई जो कि पहले नहीं था। संयुक्त अभ्यास रक्षा सहयोग मतलब कि अगर जरूरत, हम कई सारे आपको मालूम है पनडुब्बी हमने म्यांमार को भी बेचे हैं, ठीक है, तो मतलब हथियार भी हम बेच सकते हैं, बेचेंगे इसमें। उसके बाद संयुक्त हम सैन्य अभ्यास भी करेंगे, संयुक्त निगरानी की तरह समुद्री सुरक्षा को भी, क्योंकि यहाँ पे मछली उत्पादन और कई सारे मतलब कि संयुक्त निगरानी की जरूरत होगी समुद्र की सुरक्षा के लिए। उसके बाद है म्यांमार के रक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण भी देंगे, क्योंकि अब वो वहाँ की उतनी हाईटेक नहीं है ना, वहाँ की उतनी सेना उतना ज्यादा आपकी एडवांस नहीं है, तो हम उनको उसके बाद जल और थल में सैन्य दोनों जगह, क्योंकि अब क्या ना म्यांमार के साथ क्या है कि हमारा जैसे ये होते, देखिए म्यांमार के साथ क्या है कि हमारा, जैसे मैं डायग्राम में बता दूं कि म्यांमार के साथ हमारा जल और थल दोनों कहते हैं, ये वाला एरिया आपका थल से जुड़ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे है आपका अंडमान निकोबार है, और यहाँ पे कोको द्वीप, तो ये वाला एरिया आपका जल से भी जुड़ जाता है। और यहाँ से हमने कालादान पर तो जल और थल दोनों के रूप में आपको म्यांमार के साथ सहयोग करना पड़ेगा। हो गया कि जल और थल में सैन्य सहयोग करेंगे। तो ये था आपके कूटनीतिक प्रबंधन। अब अगला देख लेते हैं अन्य कूटनीतिक प्रबंधन में क्या हुआ कि मोदी द्वारा लुक ईस्ट नीति की जगह एक्ट ईस्ट नीति पर बल दिया। अब आपको मालूम इंद्र जो गुलजार जब राष्ट्रपति थे तब ये लुक ईस्ट नीति अपनाई गई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। इसमें क्या था कि जो ईस्ट की तरफ देश है, जैसे मान लीजिए भारत है तो भारत की इस तरह, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ये लाओस है, कंबोडिया, तो इस तरह का हम देखेंगे और इनके लिए मतलब कि प्रयास करेंगे इनके साथ समझौता करने का और सहयोग का, ठीक है ना। लेकिन ये क्या थी, ये सिर्फ देखने की थी, ज्यादा इसमें प्रयास हुआ नहीं। तो सर मोदी जी आए तो कहे नहीं, लुक ईस्ट ईस्ट देखना बस नहीं है, एक्ट ईस्ट पौधे, एक्ट ईस्ट यानी मिल करके हम यहाँ विकास काम करेंगे, जो भी अलगाववादी गतिविधियां, आपराधिक गतिविधि उसको रोकेंगे, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया गया। उसके बाद है मणिपुर के मोरेह में से सितवे बंदरगाह तक सड़क पर, यही वही मैंने आपको बताया था कि कलादान मल्टी मॉडल का ही भाग है। उसके बाद 2015 में भारत म्यांमार थाईलैंड म्यांमार में सड़क निर्माण प्रारंभ, तो ये हो गया। उसके बाद है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में आपको समझाई दिया, तो ये अन्य कूटनीतिक प्रयासों में हिस्सा रहा है। इसके साथ फिर दोस्तों हमारा अगला है आपका भारत और बांग्लादेश का, जो कि हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज जो मैंने आपको भारत नेपाल बताया, भारत भूटान बताया और भारत म्यांमार बताया, तो आपको इसका सिर्फ ना फैक्ट आपको याद रखना है। आप इसको अगर ना समझ में आए तो एक दो बार आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। बाकी मैं पूरे ताकत के साथ मैं आपको समझा और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ भी आ गया होगा। तो जय हिंद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वाले पार्ट में फिर मैं भारत और बांग्लादेश बता दूंगा। तो जय हिंद दोस्तों।